अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बड़े बहरी उमूर, सीनियर रहनुमा हैं, PTI सिंध के सदर हैं अली ज़ैदी साहब। बहुत शुक्रिया ज़ैद साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करते हैं। आज पाकिस्तान की सियासत में बिलखुसूस जो तहरीक अदम एतमाद का माहौल है, इसमें उस वक्त भौचाल पैदा हुआ जब सिंध हाउस में मुकीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान मीडिया पर आए। राजा रियाज वो पहले MNA हैं जो सामने आए, उन्होंने खुलकर अपने गिले शिकवों का इजहार किया। इसके साथ साथ नवाब शेर वसीर हैं, राना कासिम नून हैं, नूर आलम खान हैं और दीगर 2 दर्जन के करीब दावा किया जा रहा है मुनहरिफ अरकान हैं जो सामने आए हैं। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी रिवायत क्या है, ये तो पाकिस्तान की सियासत की तारीख भी बताती है। और अब उससे क्या मुख्तलिफ हो रही है वैसा, और इस पर बात करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, हालात क्या बता रहे हैं? क्या पानी अब PTI के सर से फिर चुका है या फिरने जा रहा? मेरा ख्याल है अली ज़ैदी साहब से पूछ लेते हैं। अली ज़ैदी साहब, ये शेख रशीद साहब वफाकी वज़ीर दाखिला फरमा रहे हैं कि हम सिंध में गवर्नर राज नाफिज करने की जो ऑप्शन है उस पर गौर कर रहे हैं। तो अभी आपकी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग भी थी, तो क्या फ़ैसला कर लिया गया है सिंध में गवर्नर राज नाफिज करने का, या ऑप्शन ये मौजूद है, सोच विचार हो रही है? देखिए, ऑप्शन तो हमेशा से मौजूद था, फैसला अभी नहीं हुआ, लेकिन ऑप्शन तो हमेशा से मौजूद था। और शेख रशीद साहब ने ये बात बड़ी खुल के की है और उन्होंने उनका ये ओपिनियन था, लेकिन इस पर भी फैसला नहीं हुआ। डिस्कशन तो होगी ना। तो क्या जवाब यही होगा? लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इरशाद भाई, ये कोई पाकिस्तान की पाकिस्तान की सियासत में ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं है। एक पिछले ज़माने में हमने ये देखा है कि यही हाल पंजाब हाउस का हुआ था, आज यही हाल सिंध हाउस का हो गया। पहले वो एक दूसरों के खिलाफ हुआ था, वो दोनों मिलके आपस में सारे चोर इकट्ठे हो गए और वो ये करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको क्लैरिटी से बताना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की वो कभी भी ये ब्लैकमेल ना कभी किसी को उन्होंने किया है, ना कभी वो होंगे, ना वो हॉर्स ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं, ना उन्होंने की है। हम वफाक के अंदर बैठे हैं, हमारे पास बहुत पावर्स हैं, लेकिन हमने ये वाली हम मुख्तलिफ हैं इन जमातों से। ये तो ये करते आए हैं कॉन्स्टेंटली। ये जो बाय एंड सेल की पॉलिटिक्स है ये हमने कभी भी नहीं की। और ये जो लोग अगर हमसे कोई नाराज़ है और उनके रिजर्वेशन से, इनके पास इख्तियार ये था कि ये इलेक्ट होके आए बल्ले के ऊपर, या अगर ये डील भी करके आए थे हमसे कि कोई बल्ले के निशान पे इलेक्ट होके आए, तो अगर इनको इनके रिजर्वेशन एड्रेस नहीं होनी थी, इनके पास हमेशा से ऑप्शन था कि इस्तीफा दे देते। लेकिन उन्होंने जो ये अपने आप को एक्सपोज किया, ये अपने हलकों में जाके मुंह क्या दिखाएंगे, मैं तो इसकी सोच रहा हूँ। अली ज़ैदी साहब, अगर गवर्नर राज की ऑप्शन पे फैसला होता है तो जवाब ये होगा कि अरकान असम्बली को सिंध हाउस में सेफ कस्टडी में रखा गया, या कोई और जवाब होगा? देखिए, एक जवाब तो इसका नहीं है, इसके तो सैकड़ों जवाब हैं। क्या सिंध के अंदर गवर्नेंस का हाल आपको पता है? खुले आम कत्ले आम हो रहा है, खुले आम करप्शन हो रही है। तो 5-5 आदमी कत्ल हो जाते हैं नवाब शाह में, पुलिस वाले शहीद की कर दी जाते हैं ज़मीनों के कब्जे के चक्कर में। वो जरदारी माफिया का वहाँ पे खुला हिसाब है। जो सिंध में लोग रहते हैं वो भी पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं। पूरे सिंध का हाल मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान का हाल सिंध के हाल से 10 गुना बेहतर है। वो कहते हैं ना बलूचिस्तान पीछे रह गया, सिंध तो बिल्कुल ही पीछे रह गया। और फाइनेंशियल कैपिटल पाकिस्तान का कराची उसके अंदर है। हालात तो देखें। और जो इन्होंने अभी ये इस्तेमाल किया, मुझे बताएं, ये जो 300-400 पुलिस वाले SSU के लेके आए हैं, ये कोई तरीका है कि किस चीज़ से खतरा है इनको? ये जो सीक्रेट, ये जो स्पेशल सर्विसेज यूनिट होता है, जो VVIP प्रोटोकॉल के लिए होता है, ये प्राइवेट मलेशिया बन गई है आसिफ जरदारी की। और मैं कहता आया हूँ, शायद आपके प्रोग्राम में भी कहा है मैंने, कि जरदारी के पास 2 चीजें हैं, बल्कि 3 कर लेना। कौम का लूटा हुआ पैसा, पुलिस, उसने अपनी फोर्स जो प्राइवेट मलेशिया बनाई हुई है, और वो DC, इन तीनों से वो रूल करता है। अभी भी आप देख लें क्या हो रहा है। अगर ये MNAs जो हैं ये इतने ही वो है, तो फिर ये अंदर बंद क्यों है? आए जाए खुले, हमसे क्या खतरा? हम तो कोई नॉन वायलेंट पार्टी है। अली ज़ैदी साहब, गवर्नर राज का आए जाए अपनी मर्जी से दें वोट। जी, गवर्नर राज का आईनी और कानूनी जवाब क्या होगा? मेरे ख्याल में ये लीगल डिस्कशन है, कोई लीगल माइंड आपको उसके ऊपर बेहतर बना सकेगा। लेकिन जो हालात हैं और जो अभी ये करते आए, स्टेट मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिक्स के लिए, तो हम तो फेडरल गवर्नमेंट में बैठे, हमने तो ये नहीं किया। अगर ये करते, चले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इनको बड़ा खतरा था ना, इनको बड़ा खतरा है
तो हम इधर अगर लगा दें कैपिटल के अंदर बैठे ना, सिंध हाउस कैपिटल टेरिटरी के अंदर ही आता है ना, भले वो सिंध हाउस की जो बाउंड्री है वो शायद गवर्नमेंट ऑफ सिंध की हो, लेकिन उसके बाहर तो कैपिटल टेरिटरी है। तो अभी कैपिटल पुलिस खड़ी कर देते दोनों तरफ, ना किसी को अंदर आने ना बाहर जाने दें, फिर क्या करेंगे ये? हम ये काम नहीं करते, हम जमहूरी सोच रखने वाले लोग हैं। ये चोर और हॉर्स ट्रेडिंग की सोच रखने वाले लोग हैं, इनने कौन सी जमहूरियत कभी की है? अलीज़ा साहब, ये गवर्नर राज अगर आप फैसला करते हैं तो आपके पास वक्त तो कम है। 28 को अगर आदमी एतमाद वो कामयाब कर लेते हैं आपके जो लोटे हैं उनके और आपके इत्तेहादियों के ज़ोर पर, तो फिर आप कहाँ गवर्नर राज लगाएंगे? वो तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। देखिए अभी तो ये तो अभी देखें, वो कहते हैं ना, अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। अभी तो 2 हफ्ते बाकी है ना। अच्छा। तो आप देखेंगे ये पाकिस्तान की पब्लिक को बेवकूफ़ ना समझे ना, ये लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक सियासी तौर पे शऊर रखती है, वो देख रही है पूरी दुनिया जो जलसे हो रहे हैं, जो मैसिव किस्म के, उनको नज़र आ रहा है कि दुनिया खड़ी किधर है। ये अपने मैं तो ये जो इलेक्टेबल, मैं तो ये सोचना चाहता हूँ, ये जो अपने आप को इलेक्टेबल जो कहते हैं ये पॉलिटिशियंस जो भी हैं, ये अपने हलकों में जाएंगे कैसे? और वो हमारे एक माइनॉरिटी वाले जो हैं, एक आध दो, वो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर आए हुए हैं, हाथ पांव जोड़ के। इनका ये ज़मीर फरोशों के साथ तो बल्कि बड़ा अच्छा हुआ हमारी नज़र में, तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि सारे के सारे दूध का दूध पानी का पानी हो गया, सारे एक्सपोज हो गए। हमें क्या डर है? जी, रमेश कुमार साहब के दावे में कितनी सदाकत है? वो ये कह रहे हैं कि 3 विफाकी वजीर हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं। मेरा इल्म नहीं है, उनको पता होगा, वो कह रहे हैं, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो मर्जी दें। नहीं तो ये, वक्त बताएगा जी 172 जब पूरे वो कर सकें तो क्या नहीं कर सकते। आपको क्या लग रहा है मुझे कि नहीं कुछ पता कुछ कि हैं वो, ऐसे वजीर के जो पार्टी छोड़ किसकी चुके हैं? बात आपको लग रहा है इस दावे में कोई सदाकत है या बेबुनियाद है ये? मेरा 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 मेरे ख्याल में हमारी पार्टी के तो कोई, देखें हमारे साथ कोलिशन पार्टनर्स भी वफाकी वजीर हैं ना, मैंने MQM के 2 वफाकी वजीर हैं, 2 वफाकी वजीर PMLQ के हैं, बाप पार्टी में भी वफाकी, हमारी बहन ज़ैबत जलाल हमारी वफाकी वजीर है, तो वफाकी वजीर तो हमारे हैं ना। और अच्छा, ये बताएं कि MQM आपकी इत्तेहादी है, उसका क्या हाल है? वो अभी फेंस पे है या वो फैसला कर चुके हैं ज़रदारी साहब के साथ पीपल्स पार्टी के साथ जाने का? मुझे तो इस बात की समझ में नहीं आ सकती कि जो 1 हफ्ता पहले तक आसिफ जरदारी को गालियां दे रहे थे और उनके खिलाफ धरने और कराची के अंदर रैलियां निकाल रहे थे, और हफ्ता पहले मीरपुर खास में जरदारी के खिलाफ रैली निकाल रहे थे, तो वो क्या सोच के जरदारी के पास जाएंगे? मुझे नहीं पता, उन्होंने कभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं आया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो जाएंगे। वो उनकी पॉलिटिक्स तो क्या रह जाएगी फिर? नहीं, मुलाकात से तो बड़े मुतमईन नजर आए। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने सुना हमें, हमारी बात सुनी और बड़ी ऑप्टिमम मुलाकात थी, वो तो ये कह रहे हैं। मैं उनका बयानी है जी, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारे लिए तो विन विन है दोनों तरफ से। अलीज़ा साहब, ये फरमाएं, आप एक अगर हालात का तज्जिया करें, आखिर कोई ना कोई तो आपकी तरफ से भी गलती या ज़्यादती या कोताही हुई है जिसकी वजह से आपके इत्तेहादी, 2 बड़े इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ और MQM जो हैं वो नाला हैं आपसे, आपके 1 दर्जन के करीब MNAs जो हैं वो आपसे नाला हैं, तो ये आप तज्जिया हैं, तो क्या वजूहात हैं इनकी? देखें इरशाद भाई, ये तो अब वो कहते हैं ना, हाइंडसाइट इज 2020। हमने गलती ये की शायद कि हमने कभी ना चोरी होने दी ना की, और जिस हमारी जमात के लोगों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया तो हमने कहा जी आप पूरे कानूनी कार्रवाई करके वापस आएँ। शायद ये गलती की हो सकता है, ये गलती की हो कि शायद वो और पुराने ज़माने की पॉलिटिक्स हमने नहीं की, ये एक नई सोच की पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल जमात है, पॉलिटिकल थी, रहेगी और है भी। तो खान साहब की सोच के ऊपर तो पॉलिटिक्स वो वाली है ही नहीं कि वो तो पाकिस्तान के लिए पॉलिटिक्स हम कर रहे हैं ना। हमने अपने तो महलात नहीं बनाए, हमारे तो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट कम हो गए ये वजीर बन के, क्योंकि ये तो तनख्वाह मिलती तो कोई नहीं है, बेड़ा गर्क ही हो गया। लेकिन हमने तो वो वाली पॉलिटिक्स की है, बिल्कुल पॉलिटिक्स की क्या की है हमने, तो ये जो वक्त के हालात थे इस मुल्क में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो हेल्थ एजुकेशन, जो भी हालात थे, हमने तो उसके खिलाफ एक पॉलिटिक्स नहीं की, जिहाद समझ के सुबह दफ्तर को जाते हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसको डू मोर को कहते थे, तो वो डू मोर करने लगता था। अब ये वही पाकिस्तान है जो एब्सोल्युटली नॉट कहता है, ये वही पाकिस्तान है जो अपने खुद मुख्तार फैसले करता है और कर रहा है। फर्क क्या है? लीडरशिप का।
ये तो वो लीडरशिप है जो उधर बैठ के सिंध हाउस में बैठी हुई है, जो अमेरिकनों को कहती थी कि ड्रोन मारते रहो, हम उधर देखते रहेंगे और हम पब्लिक में तुम्हें वो करते रहेंगे। ये तो इनकी सब बातें खुल के आ गई हैं। ये तो वो लीडरशिप है जो अमेरिकन एम्बेसडर को जाके कहती थी कि जी मुझे ट्राई कर ले। सईद गनी साहब ने कहा है कि अगर आप यहां सिंध हाउस पे इस्लामाबाद में चढ़ाई करेंगे तो आपके मेंबरान ने भी कराची से आना है। उन्होंने आपको ये थ्रेट किया है कि जैसा आप करेंगे वैसा हम करेंगे। आप नहीं समझते ये महाजरा, ये इस तरह के हालात सभी के लिए नुकसानदेह होंगे? बिल्कुल आपकी बात में वजन है और आप ठीक बात कर रहे हैं। हमने तो आज तक नहीं कहा कि हम कहीं चढ़ाई करने जा रहे हैं। मुझे जरा बता दें किसी वफाकी वजीर का, मैंने तो आपसे ये बयानिया आया है कि जी हम सिंध हाउस पर चढ़ाई करते हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री हमारे पास है, इस्लामाबाद की कैपिटल पुलिस हमारे अंडर है, FIA हमारे अंडर है। हम अभी जाके सिंध हाउस बंद कर सकते हैं बाहर से कैपिटल पुलिस लगा के। हम तो ये कर ही नहीं रहे काम। ये धमकियां क्यों दे रहे हैं? ये तो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। वैसे सईद गनी के लिए ये बिल्कुल ठीक है। कानूनी पोजीशन क्या है कि सिंध हाउस जो है वो भी फेडरल गवर्नमेंट के मातहत है, फेडरल गवर्नमेंट की तहवील में है, या सिंध हाउस जो है वो सूबाई हुकूमत की मिल्कियत है, सूबाई हुकूमत का वहाँ सिक्का चलता है? मेरे ख्याल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ही वो डोमेन होना चाहिए। है अभी वो बाउंड्री तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर ही है। अच्छा, ये फरमाएं कि ये जो सूरत हाल इस वक्त बन गई है, लेकिन सिंध हाउस के बाहर तो इरशाद भाई जी, इरशाद भाई मैं दोबारा आप कता कलामी माफ, मैं दोबारा अर्ज करूं कि सिंध हाउस के बाहर का जो इलाका है, ये जो रेड जोन है, ये तो कैपिटल है, ये तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है ना। हमने करना हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स इमरान खान की है नहीं ना, तरीके इंसाफ की है, तो हम वो काम कभी करेंगे ही नहीं। अलीज़ा साहब, ये जो पैसा चल रहा है, बोरियों के मुंह खुले हुए हैं, ये ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब पैसा लगा रहे हैं, या आपके ख्याल में कोई बैरूनी खिलाड़ी और अंदरूनी खिलाड़ी भी इसमें शामिल है? देखें, ये जो पैसा चल रहा है, ये इरशाद भाई माजरत के साथ आपका, मेरा और आप हमारे फैसल भाई इन सब का पैसा है, क्योंकि टैक्स का पैसा है, अवाम का पैसा चोरी करके, तो ये वही पैसा लगा रहे हैं वापस इख्तियार में आने के लिए और इख्तियार में आके अवाम को और बेवकूफ़ बना के और चोरी करने के लिए। लेकिन बात यह कि ये कर क्यों रहे हैं? ये कर इसलिए रहे हैं कि कानून के हाथ इनके गरेबानों तक पहुंच गए थे, इनकी सारे केसेस बिल्कुल हतमी पहुंच गए थे। मैं आपको बताऊं ये करेंगे क्या? अगर खुदा ना खास्ता कभी हुकूमत में आके, पहली चीज़ तो ये नैब बंद कर देंगे, क्योंकि ये चाहते ही यही हैं कि इनके सारे चोरी के पैसे वो जो उन्होंने खा पी के रखे हैं वो रखते हैं। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ ने इस बात का कहीं पे जिक्र भी किया है। तो कहने का मकसद, और वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है। वो तो एक कोई कॉमन आदमी के दिमाग में या कोई भी बाशऊर आदमी के दिमाग में तो समझ नहीं आती वो क्या बातें कर रहा है। वो एब्सोल्युटली नॉट पे भी कह रहा है कि जी एब्सोल्युटली नॉट, ये वो कभी EU की तारीफ कर, पता नहीं क्या कर रहा है वो। ये किसकी बोली बोल रहे हैं, मुझे आप खुद बता दें। ये नज़र आ रहा है साफ साफ। नहीं, मेरा सवाल ये था कि ये यही पैसा लगा रहे हैं या कोई बैरूनी कुव्वत है, अंदरूनी खिलाड़ी है, और सिर्फ ये पैसे का खेल है, या कोई और चीज़ भी है जो आपसे डिमांड की जा रही है और आप वो पूरी ना कर रहे हो और जिसकी वजह से यह सारा ककेड़ हुआ हो? देखें इरशाद भाई, दो सवाल आपने पूछे कि ये पैसा लोकल है कि बाहर का है। मेरे ख्याल में तो मिक्स्ड हो सकता है जी। मेरा नहीं ख्याल कि ये खाली ये अपना पैसा तो लगाएंगे नहीं, ये वही चोरी का ही पैसा लगा रहे हैं। अपना पैसा तो उनके पास था ही कोई नहीं वैसे, बाय द वे सारा पैसा इनका चोरी का है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि कोई डिमांड है, डिमांड तो हमारे, मैंने जैसे आपसे कहा, हमारे अगर MNAs ने की हैं और उनको कोई रिजर्वेशन थी, वो इस्तीफ़ा दे देते, वो इलेक्शन लड़ लेते। अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही थी, वो फिर जो मर्जी करते। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो एक जमात में बैठे हों और वो जमात में बैठने के बाद उस जमात के मैनिफेस्ट के ऊपर इलेक्शन जीतने के बाद अवाम अपने हल्के में जाएं वापस और कहें जी हमने बगावत कर दी, आपके वोट के खिलाफ हम गए। ये ग्राइंग मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये फरमाएं कि ये जो अरकान हैं अब एक्सपोज हुए हैं, इनसे भी अब नामो प्याम है, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, इनको राज़ी किया जा रहा है, या आप समझते हैं कि ब्लैकमेलिंग के सामने नहीं झुकना, आप जाएं जो चले गए हैं? मेरे ख्याल में मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की थी,
आप भी खान साहब को अच्छी तरह जानते हैं, असद उमर साहब ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात जो की, कभी भी तहरीक इमरान खान या तहरीक इंसाफ कभी ना ब्लैकमेल हुई है और ना कभी किसी को ब्लैकमेल करेगी। ना ये हॉर्स ट्रेडिंग की पॉलिटिक्स हमने की है, ना कभी हम हॉर्स ट्रेडिंग की पॉलिटिक्स करेंगे, ना ये धमकी दे के और आर्म ट्विस्टिंग वाली पॉलिटिक्स हमने की। अब मुझे बताएं ना, इनका बयानिया तो वैसे ही उल्टा हो गया। ये कहते थे कि जी हम कोई पता नहीं नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं और फला कर रहे हैं। हमारे पास तो वो सारी चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट की आज भी मौजूद है ना, आज रात को भी मौजूद हैं कि नहीं है। आज भी तो कैपिटल पुलिस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आज भी तो एफआईए इस्तेमाल कर सकते हैं, आज भी तो रेंजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास तो ये नैब आज भी, लेकिन हम वो पॉलिटिक्स ही, हम लॉ इन्फोर्समेंट को पब्लिक की सर्विस के लिए रखते हैं। ये वीआईपी सिक्योरिटी अलग चीज होती है, हमने ये प्रोटोकॉल्स नहीं लिए, हम ये काम करते नहीं है जो ये इनको ये उसी पॉलिटिक्स में फंस गए 90 की दिहाई में जो ये करते आए हैं। और ये वही पॉलिटिक्स अब कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक्सपोज हो गए सारे के सारे, जो रही सही कसर है इनकी वो भी खत्म हो जाएगी। अली ज़ैदी साहब, कानून की अमलदारी, विफाकी हुकूमत की रेट बहाल करना जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। जो कानून और आइन आपको इजाज़त देता है वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो तो हम कर ही रहे ना। हम तो बिल्कुल कानून के दायरे में रह के हर चीज बिल्कुल बाय द लॉ चलेंगे, चलते आए और चलते रहेंगे। ठीक है। ये जो डिमांड वाली बात इरशाद साहब ने की थी, अली साहब, सवाल हमारा ये था कि किसी और हल्के की कोई डिमांड हो जो शायद आपने पूरी ना की हो, उसका भी ये कोई आफ्टरमैथ हो सकता है जो हो रहे हैं? मुझे नहीं पता जी क्या किसी की डिमांड हो सकती है कि क्या नहीं हो सकती। ये तो अब सब योर गेस इज एनीबडी एल्सेस गेस। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब। वफाकी वजीर बहरी हुकूमत मौजूद थे। ब्रेक के बाद गंभीर और दिलचस्प सियासी सूरत हाल पर मजीद गुफ्तगू, हमारे साथ रही। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है, हुकूमत ने भी सर जोड़ लिए हैं, स्पीकर के साथ भी मुशावरत हो रही है। सियासी एतबार से पीटीआई कहाँ खड़ी होगी? व्हाट्सएवर कोई भी रिजल्ट होता है, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम होती है। इमरान खान बतौर लीडर, लाखों करोड़ों अवाम जो पाकिस्तान के, जिन्होंने इमरान खान को चाहा था, उनके नज़रिए से इत्तफाक किया था, क्या इमरान खान के पास ये एक मौका फिर से आ गया है, वो फिर से अवाम को अपने साथ मिलाएं और अपनी कमी और कोताही का एतराफ़ भी करें? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली तो बात यह है कि क्या ये तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने अपने बलबूते पर पेश की है, या वो सूरत हाल है कि सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। तो दो सूरतें होंगी। अगर तो अपोजिशन की अपनी एफर्ट है तो फिर तो इमरान खान की पार्टी इंटैक्ट रहेगी, इनके साथ लोग भी रहेंगे जो रह जाएंगे, कुछ लोग मुमकिन है और भी निकल जाएं, और फिर वो एक ज़बरदस्त किस्म की अपोजिशन कर पाएंगे। क्योंकि जब उनकी एक सीट थी उस वक्त भी उसने अपोजिशन की भरपूर तरीके से, यानी 2002 में उनके पास एक सीट थी। उसके बाद जब वो 8 में वो बाइकाट कर गए, नवाज शरीफ साहब ने उनको चकमा दिया कि बाइकाट करो, वो बाइकाट कर गए, खुद इलेक्शन लड़ लिया। काजी साहब भी बेचारे उसी में वो करे, उसके बावजूद उसने किया, सारा कुछ करता रहा वो। तो अगर कोई और है तो फिर तोड़ फोड़ होगी, फिर पार्टी में बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ होगी। जिस तरह के इमरान खान ने अपनी किताब में लिखा है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि भाई तुम जो है ना साथ दो काफ लीग का, वरना मुश्किल हो जाएगी, और फिर वो मुश्किल होगी उनकी पार्टी को तोड़ फोड़। तो इसलिए ये कोई आसान काम नहीं है। देखें, नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून पर क्या कुछ नहीं गुजरा जी 2018 से अब तक, लेकिन पार्टी मौजूद है, फॉलोअर मौजूद मियां है, साहब बाहर बैठ के भी मौजूद हैं, रेलेवेंट हैं। इस तरह से सियासी पार्टियां इस तरह से बंदे नहीं टूटे। उसमें खैर नालायकी इनकी भी है, ख़ास तौर पर पंजाब में उस्मान बुज़दार। देखें, इस वक्त जो लोग ये मंजर आम पर आए हैं, 2-3 के सिवा बाकी सारे वो लोग हैं जिनको
जिनकी बुज़दार साहब से शिकायत हैं, उनके अपने हलके के एक MNA हैं ख्वाजा शिराज, तो मतलब उन्होंने उनका नातका बंद किया हुआ है। कोई डेवलपमेंट फंड नहीं, कोई मुलाजमत नहीं, कोई वो नहीं कोशिश है पूरी कि वो हल्का उनका ख़त्म हो जाए और मैं खुद या मेरा कोई भाई या कोई रिश्तेदार वहाँ MNA बन जाए। अच्छा, ख्वाजा शिराज सिंध हाउस में नहीं है, वो पार्लियामेंट लॉज में हैं, ख्वाजा अपनी शिराज जगह पे, साहब वहाँ जो पे हैं, मुनहरिफ हुए हैं। ख्वाजा शिराज साहब जो हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस लॉजेस में हैं। F302 है गालबन उसका कमरे का नंबर। और 302 बड़ा रियाज खतरनाक नंबर है वैसे। हाँ, रियाज मज़ारी जो हैं वो भी पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ख्वाजा शिराज के पास एक डेलीगेशन भी गया था। जी बिल्कुल गया, 3-4 लोग गए शेख साहब भी थे उसमें। हाँ, लेकिन अभी तक मेरा ख्याल है कोई बात बनी नहीं है। मेरी मालूमात के मुताबिक वो शर्त यही रख रहे हैं कि जनाब बुज़दार को हटाएं, फिर बात बन सकती है। अच्छा, अब ये कहना कि जी पैसा चल गया या किसी ने दबाव डाल दिया और किसी ने उनको अलग कर दिया या इंटरनेशनल, देखें ये वो लोग हैं जो 6 महीने पहले भी शाकी थे, साल पहले भी शाकी थे। जब जहांगीर तरीन साहब मंजर आम पर आए थे, उनके ख़िलाफ़ केसेस बने थे, गिरफ़्तारी के आर्डर हुए थे, तो उस वक्त वो ज़मानत कराने गए तो उनके साथ 5-6 MNA थे जी, 12-14 MPA थे। फिर वो बढ़ते बढ़ते 8 MNA हो गए और 22 गालबन 22 या 24 MPA हो गए। तो उस वक्त तो कोई अदम एतमाद की तहरीक नहीं चल रही थी, कोई पैसा नहीं चल रहा था। उन शिकायत को दूर करने की भी संजीदा कोशिश ये इरशाद से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लीडर की खुसूसियत ये होती है कि वो अनकही को सुनता है, इन्होंने तो देखी को अनदेखी कर दिया। असल में जब आप खुशामदियों में घिर जाएं और नॉन इलेक्टेड लोग आपके मुशीर हों, जो सियासी मामलात हैं उसके फहम ही न रखते हों, तो फिर यही होता है। सब अच्छा की रिपोर्ट, यानी 2 दिन पहले तक तो ऐसे लग रहा था कि एक भी MNA नहीं टूटा, लेकिन अब वो 10-11 लोग 12 लोग सामने आ गए जी। तो इसलिए अब देखना यह है कि अगले इनके पास 13 दिन हैं मज़ीद। 13 दिन में अगर इनको वो राज़ी कर लेते हैं, हुकूमत के पास वसाइल हैं, सारा कुछ है, ये भी पता चल जाएगा कि वो पैसों पर गए हैं या शिकवा शिकायत के। अगर तो शिकवा शिकायत की वजह से गए हैं तो वापस भी आ सकते हैं जी, शिकायत दूर की जा सकती हैं। अगर वो पैसे पर गए हैं तो फिर भी गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ है जी। लेकिन अब ये अगले 2-3 दिन में मेरे ख्याल है सूरत हाल। लेकिन अभी जो तासुर लग रहा है, जो आज तर्जुमानों को यही ब्रीफिंग दी गई है कि हम ना ब्लैकमेल करते हैं ना ब्लैकमेल होते हैं, लेकिन ये अगेन कोई सियासी तौर पे इसका मतलब ये है कि खान साहब इन अरकान से मायूस हो चुके हैं जी, अगर ये बात है। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब एक ब्रेक लेने के बाद हमें फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ज्वाइन करेंगी, वफाकी वज़ीर बरए बैनुस्सूबाई रवाबित GDA की रहनुमा हैं। उनसे जानेंगे कि उनकी जमात का क्या नुक्ता नज़र है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने। आप वफाकी वज़ीर बरए बैनुस्सूबाई राब्ता हैं, साबिक़ स्पीकर असम्बली भी रही हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहिबा, आपसे गुफ्तगू करते हैं। आज जब इस बात की तस्दीक हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान असम्बली सिंध हाउस में हैं, तो उसके बाद से लेके अब तक हुकूमत की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है, अपोजिशन पे बल्कि पीपल्स पार्टी पर भी। इरशाद साहब, मामलात बहुत से हैं, बहुत से मामलात को, इख्तलाफ राय को भी, सियासी इख्तलाफ को भी, समहाउ लोटाक्रेसी को भी हम ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कह के टाल देते हैं। लेकिन अब ये जब कुछ हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि क्या ये वाक़तन सियासत का हुस्न है? इरशाद साहब ये मेरा ख्याल है हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब पुरानी सियासतदान हैं, बल्कि इनका ख़ानदान जो है एक सियासी ख़ानदान है, जो काजी ख़ानदान था, क्या में पाकिस्तान में उनकी खिदमात हैं, और फिर ये स्पीकर भी रही हैं, तो इनसे पूछते हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है हमारे यहाँ। जब भी इलेक्शन हो, जब भी अदम एतमाद हो या कोई तब्दीली हो, तो उसमें पैसा चलता है, वफादारियाँ ख़रीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, और इसको जमहूरियत का हुस्न कहा जाता है।
डॉक्टर साहबा ये फरमाएं कि ये जो इतलात आ रही हैं कि सिंध हाउस इस वक्त ज़मीर फरोशी का मरकज़ बना हुआ है, आपकी इतलात यही हैं कि वाकई वहाँ ख़रीद फ़रोख्त हो रही है? अरकान एतराफ़ भी किया गया है और उनकी पार्टी की तरफ से भी एतराफ़ किया गया है और जाहिर है दूसरे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस चीज़ का एतराफ़ किया है। तो नहायत एक शर्मनाक बात है और जिसको हम बड़े फ़ख्र से यहाँ बता रहे हैं, बड़े फ़ख्र से ये चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, मुझे तो 90 की दहाई की सियासत याद आ गई और आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे ख़ानदान का बताया, मेरा पॉलिटिकल के किस तरह हम तो आँख ही सियासी ख़ानदान की वजह से आँख ही इसमें खोली है। तो ये सब चीज़ें देखते आए, लेकिन 90 की दिहाई में जो एक वर्स्ट तरीन न सिर्फ विक्टिमाइजेशन देखी हमने और ये हॉर्स ट्रेडिंग का देखा, हुकूमतों को जाते देखा और 18 महीने में बीबी की हुकूमत और फिर 23 महीने में और इसी तरह जो है ये मियाँ साहब की हुकूमत को भी। तो मैं समझती हूँ कि अगर ये दोबारा से उस चीज़ का रिपीट किया जा रहा है तो हम फिर एक दफ़ा एक अंधेरी एक ऐसी गली बंद गली की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे सारा का सारा इल्ज़ाम और बर्डन सियासतदानों पे आएगा। हम किसी को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ये बर्डन हम खुद अपने कंधों पे ले रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि ये हम जो अवाम हमें देख रहे हैं वो बड़ा नेगेटिव हो रहा है। जी पूछिए। डॉक्टर साहब, उस वक्त 90 की दहाई में ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि सियासतदान जो हैं कठपुतलियाँ हैं, इनको कोई और नचाने वाला है, पीछे से डोरियाँ हिलाई जाती हैं। तो अब भी ये डोरियाँ हिलाई जा रही हैं या खुद कर रहे हैं सियासतदान? जी, खुद ही कर रहे हैं और एतराफ़ भी कर रहे हैं और इसको कोई छुपाया नहीं। हमने देखा था, सेनेट की इलेक्शन में भी देखा था, तो कोई ये नई चीज़ तो नहीं है। मुझे तो सिर्फ बल्कि वो इन सारे इदारे जिस तरह खामोशी से देख रहे हैं और उससे एक क्योस बढ़ रहा है, एक नाउम्मीदी फैल रही है, तो वो चीज़ बड़ी एक है। जी जी, बड़ी शख्सियात मुल्क में आनी है उन्होंने। जी, तो बहुत ही एक नेगेटिव मैसेज हम दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपकी प्रिंसिपल पोजीशन और स्टैंडिंग तो यही है और यही होनी चाहिए कि आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं और आप इस मौके पे इमरान खान साहब के साथ रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? क्या दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको देखकर जीडीए कोई फैसला करेगी? आया उन्होंने अपना वज़न खान साहब के पलड़े में डालना है या अपोजिशन के पलड़े में डालना है, या आपकी जो प्रिंसिपल पोजीशन है वही प्रैक्टिकल भी होगी? देखिए, मैं तो अपने हवाले से नहीं तो मैं वो बात ही ना करती इस तरह, और मेरी पोजीशन तो क्लियर है। इसके साथ जीडीए की भी है एंड आई डोंट थिंक कि इस वक्त कोई जीडीए के दूसरे कोई मेंबर्स इसको वो करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी और हमने इस्टेब्लिश कर दिया कि चाहे कितनी छोटी पार्टी है, कुछ भी है, लेकिन जब ये बात आएगी इस तरह का तो हमें आपको इख्तलाफ शख्सियत से हो सकता है, पर पूरे सिस्टम को डिरेल करने का वो मैं नहीं समझती कि किसी भी मेंबर को खासतौर पे जीडीए में इस हवाले से कोई दूसरा ओपिनियन होगा। डॉक्टर साहब, आखिर इमरान खान साहब की या हुकूमत की कोई गलती तो होगी ना जिसकी वजह से इत्तेहादी भी इस वक्त बरगश्ता हैं और 10-12 अरकान असम्बली पीटीआई के वो भी अपोजिशन की सफ़ों में बैठे हुए हैं, सेफ कस्टडी में हैं। आपके ख़्याल में आप तजिया अगर करना चाहें तो कौन कौन सी गलती हुई जिसकी वजह से ये सारा तूफ़ान खड़ा हुआ? जी, मैं यकीनन जब बहुत बड़े मेजर दूसरे चैलेंजेस हों तो सर्टेन चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं, लेकिन मेरी नज़र में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल लोगों का प्राइम मिनिस्टर को अपना एक थिंक टैंक बनाना चाहिए और जिसमें खास सियासी लोगों को आगे रखना चाहिए, नॉन इलेक्टेड लोगों से उनको दूर हटना चाहिए, क्योंकि अगर टेक्नोक्रेट्स ही मुल्क चला सकते होते तो ये तो फिर मुख्तलिफ आपने देखा कि तजर्बे हो गए हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि सियासतदान और जिनके तजर्बे हो उनके हवाले से एक थिंक टैंक हो और पूरा इसको पॉलिटिकली हैंडल किया जाए हर चीज़ को। तो वो चीज़ वो फुकतान में देख रही हूँ। यानी नॉन इलेक्टेड लोगों पर जो इन्हिसार है खान साहब का, उसकी वजह से ये लोग जो इलेक्टेड लोग हैं और इत्तेहादी हैं वो नाराज़ हैं, वो लोग मसाइल खड़े करते हैं।
देखिए, जब इलेक्टेड लोग होते हैं या आप सियासी लोग होते हैं, वो हर तरीके से सिचुएशंस को संभाल लेते हैं और उनको संभालना चाहिए भी है। और उसके लिए क्योंकि वो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि टेक्नोक्रेट से। दूसरा चीज़, क्योंकि ये जो भी आपके उनके इश्यूज आते हैं, कंसर्न्स आते हैं, वैसे तो जो मुझे नज़र आ रहा है कि ज़्यादा कंसर्न्स तो पंजाब गवर्नमेंट के हवाले, मतलब चीफ मिनिस्टर के हवाले से रहे हैं, और उसको अगर पीएम साहब को देखना चाहिए कि उसको कैसे एड्रेस किया जी। डॉक्टर साहब, ये परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि जरदारी साहब से 1 साल की एक्सटेंशन मांगी गई थी, उन्होंने 3 साल की दे दी। तो इस वक्त भी कोई एक्सटेंशन का इशू भी है सारे तूफान के पीछे? देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि एक उनसे मांगी जरदारी साहब से, लेकिन एक क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बैठी हैं? हम सब दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं और जो अवाम का है, वो उसको कौन फैसला करेगा? उसके क्या हम सबको फैसला करना चाहिए? मुल्क के हालात को मद्देनजर करना चाहिए? ये चीजें हैं, क्योंकि ये सिर्फ इस तरह 2 पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं है। और ठीक है, आपस में अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और वो किया है, और परवेज इलाही साहब बड़े एक सीजन पॉलिटिशियन हैं और बहुत एक उनका रख रखाव और जिस तरह सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन जो अब जरूरी है कि जो ये एक्सटेंशन की, देखिए पहले भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, क्या उस पर अमल हुआ? उस पर कोई अमल नहीं हुआ। बार बार ऐसे हालात आते हैं और साथ बिठाया जाता है, लेकिन अगर 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टी अगर एक इतने बड़े चार्टर के ऊपर अमल नहीं कर सकी, तो मैं नहीं समझती हूँ कि किसी भी इस तरह के एग्रीमेंट के ऊपर कोई आगे अमल होगा। जी। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये एक सवाल है, क्योंकि इत्तेहादी जितने भी हैं वो अभी तक अपना नापतोल ही कर रहे हैं और कोई फैसला किसी की जानिब से नहीं आया। जीडीए क्यों फैसला नहीं कर पा रही? क्योंकि आपकी जो थॉट्स हैं वो इमरान खान साहब के लिए आप उनकी क्रिटिक भी हैं, उनको हुकूमत को अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन इस सारे मामले पे क्या आप दूसरे इत्तेहादियों को देखकर उनके फैसले को मद्देनज़र रख के आप फैसला करेंगे कि आया तहरीक एतमाद को सपोर्ट करना या अपोज करना है? नहीं जी, हम तो फैसला दे चुके हैं। हम ही ने तो दिया है फैसला, और किसी दूसरी पार्टी ने नहीं दिया। हम तो फैसला कर चुके हैं, हमने फैसला पब्लिक भी कर दिया, और मैंने तो इसमें बहुत सारे अपने इंटरव्यूज भी दिए हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर को, इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं काबीना में बैठी हूँ तो आई थिंक कि वो ही इनफ होता मेरे लिए है कि इसका मतलब कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ। डॉक्टर साहब, ये नॉन इलेक्टेड की आपने बात की कि इन पर इन्हिसार, तो ये खान साहब ने आखिर क्यों नॉन इलेक्टेड पर ज़्यादा इन्हिसार किया? क्या इलेक्टेड लोग टेक्नोक्रेट की तरह ज़हीन नहीं है, उनका कोई इल्म नहीं है, मखसूस शोबे में उनका कोई तजर्बा नहीं है? क्या वजह है जब वो ख़ुद इलेक्टेड हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट में नॉन इलेक्टेड लोगों पर इन्हिसार की? आखिर कोई वजह भी तो होगी, आखिर कैबिनेट में ये बात आती होगी, वहाँ खान साहब कोई वजह भी बयान करते होंगे। जी देखिए, अब वो क्योंकि अपनी उनकी पार्टी है और वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो फैसले कर सकते हैं। मैंने तो अपना व्यू दिया है, और मेरे व्यू में क्योंकि टेक्निकल लोग जो होते हैं, टेक्नोक्रेट्स जो होते हैं, उनकी एक्सपर्टीज किसी चीज़ में तो हो सकती है, बट जब उसको मार्केट करना है या उसके ऊपर आपने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर उसमें लाना है, तो उसको पूरा पॉलिटिकल पैकेजिंग की ज़रूरत होती है। और उस के लिए जब तक सियासतदानों का और एक सियासी तरीके से उन चीज़ों को हैंडल नहीं किया जाएगा, आपके ये प्रॉब्लम्स, आप कितना भी अच्छा काम कर लें, वो उसका उस तरह क्रेडिट या उस तरह आवाम को तक वो नहीं पहुंच पाएगा, कि अवेयरनेस ही नहीं आएगी कि ये कैसे हो रहा है और कहाँ से बेनिफिट आ रहे हैं। तो आई थिंक कि सियासतदानों का एक उनको चाहिए कि अपना एक थिंक टैंक बनाए। ये तो मेरी सजेशन है, और प्राइम मिनिस्टर इस मामले में खुद मुख्तार है। पीपल्स पार्टी जी, पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, कि वो जाहिर है कि उनके अपने फैसले हैं, और कल को उन्होंने इलेक्शन में जाना है, उन्होंने फिर आवाम के पास जाना है,
तो ये तो चीज़ें उन्हें सोचनी होंगी। डॉक्टर साहब, स्पीकर के तौर पर आप ज़रा हमारी रहनुमाई करें कि ये जो आर्टिकल 63A(1)(a) है, उसके हवाले से फवाद चौधरी साहब और हुकूमत के बाकी लोग कहते हैं कि जी स्पीकर उन अरकान असम्बली को वोट देने से रोक सकता है जो मुनहरफ हुए हों अपनी पार्टी से। तो आपके ख्याल में ये इस आर्टिकल की यही तशरीह है, स्पीकर रोक सकते हैं इन 12 या 10 जो सेफ कस्टडी में अरकान हैं कि वोट ना दें वो? देखिए, रोक तो कोई भी नहीं सकता, ना राइट टू वोट का है, लेकिन ये अक्सर सियासी ऐसी बातें आती हैं, मीडिया के हवाले से की जाती हैं। देखिए, अभी एक खत सोशल बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है और वो हम सबको तक भी पहुंचा है, सोशल मीडिया में चल रहा है और उसके हवाले से बहुत से टॉक शोज भी मैंने देखे। मुझे ये बताइए, क्या पार्टीज में जमहूरियत है? क्योंकि एक और पार्टी के अगर लीडर जो हैं वो अपने मेंबर्स को धमकी देके कह रहे हैं कि उनको आना है, नहीं तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये सब क्या है? अगर आप कोई लेटर के जरिए कर रहा है, कोई किसी और तरीके से कर रहा है, तो ये सब चीजें हैं कि अगर एक फियर की फिजा, एक धमकाने की फिजा जो कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज में चल रही है, और मेरे नज़र में कि अगर आज जमहूरियत उस तरीके से नहीं पनप पाई, उसका बहुत बड़ा वो पार्टी लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत नहीं लाई। जी डॉक्टर साहिबा, एक और जो सिंध के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, MQM और पीपल्स पार्टी कुछ मामलात पे बैठे हैं आसिफ जरदारी साहब के साथ, बिलावल साहब के साथ, और कोई मुआहिदा तय पा रहा है। आप समझती हैं, आप पीपल्स पार्टी को बहुत करीब से जानती हैं कि MQM के साथ जो मुआहिदा होगा उसकी तकमील भी होगी, और MQM को भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। अगर वो ये मुआहिदा कर रहे हैं तो उसके समरात वो हासिल कर पाएंगे? देखिए, ये एक दफ़ा नहीं, ये बार बार रिपीट हुई हैं बातें, एक दफ़ा की बात नहीं है। और हर दफ़ा जो है जब भी पार्ट हुए तो खिलाफ बोला गया, और सिर्फ उनका ही नहीं, फेडरल लेवल पे भी ये हाल है। तो अगर यही सब कुछ उसी को दोहराना है और यही चीज़ें करनी हैं, तो आई थिंक उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और ये कितनी देर इत्तेहाद चलेंगे? देखें, एक मैं समझती हूँ कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी सिंध की हैं और सिंध के हैं, लेकिन अगर आप पास्ट में देखिए कि क्या अगर इन चीज़ों से एडवांटेज हुए हैं, और आप जो एक पार्टी तो अभी तक काबीना का हिस्सा है, तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए मेरा ख्याल है। मैं तो वैसे तो ये खुद वो अपने ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन सिंध में बैठकर और जो हमने सूरत हाल देखी है उसमें मुझे नहीं ये लास्टिंग लगता। जी ठीक, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इरशाद साहब, आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, इजाज़त दीजिए।